अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। आप बड़े प्राणियों पादप तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में एक ही बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। 6.1 ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक को दो प्रमुख वर्ग विभज्योतकी मेरिस्टेमी तथा स्थायी ऊतक होते हैं। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना है। 6.1.1 मेरिस्टेमी ऊतक। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो यानी विभाजित। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। चित्र 6.1 देखें। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर तथा तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्ररोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती है। इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्ररोह के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं, विशेषतः रूप से ये काष्ठीय कक्ष के बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं। ये सिलेंडराकार मेरिस्टेम होते हैं। पुली कैम्बियम, अंतरापुली कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम पार्श्वी कैम्बियम के उदाहरण हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाती हैं। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक बनते हैं। 6.1.2 स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। 6.1.2.1 सरल ऊतक। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। चित्र 6.2 देखें। पेरेनकाइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं समव्यासीय आइसोडायामेट्रिक होती है। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति पतली होती है और वे सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफ़ी सटी हो सकती हैं अथवा उनके बीच थोड़ा अंतरकोशिकीय स्थान हो सकता है। पेरेनकाइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करते हैं। कोलेनकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है लेकिन इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शेषव तना तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। स्क्लेरेनकाइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। अधिकांशतः ये मृत होते हैं और उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता।
आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड का आकार गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडराकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से सक्रिय होती है। ये प्रायः गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं, फलों जैसे अमरूद, नाशपाती तथा चीकू के गूदे तथा लेग्यूम के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। 6.1.2.2 जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। चित्र 6.3 देखें। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये 4 तत्वों वाहिनिकी, ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना है। वाहिनिकी लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। वाहिका लंबी सिलेंडराकार नली है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है, जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन होती है और उसमें बड़ी केंद्रक गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पटीय तथा अपटीय हो सकती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी का त्रिज्य संवहन रे पेरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है, आदि दारू प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम तथा बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहते। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को मध्यादि दारुक कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदि दारुक कहते हैं। फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तत्व सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह संरचना, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, जो चालनी प्लेट बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी राजधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरेन्काइमी कोशिकाएं हैं। ये चालनी नली के तत्वों के सटी रहती हैं। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट को बनाए रखती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा में लंबी शुंडीय सिलिंडराकार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और उसमें गर्त होते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लेज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लेटेक्स तथा म्यूसिलेज संचित करता है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होते। फ्लोएम तंतु बास्ट रेशा स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ये काफ़ी लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह के होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं। पटसन, सन तथा भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को पराग फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली होती है और उसे अनुफ्लोएम या मेटाफ्लोएम कहते हैं। 6.2 ऊतक तंत्र। हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हमें देखें कि पौधों के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। 6.2.1 बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग और मूलरोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पेरेनकाइमी होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करती हैं। चित्र 6.4 देखें। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती हैं, जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम या ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन होने वाले जल की हानि रोकते हैं। 6.2.2 भरण ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पेरेनकाइमा कोशिकाएं प्रायः वल्कुट यानी कोर्टेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जा किरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक या मेसोफिल कहते हैं। 6.2.3 संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। चित्र 6.5 देखें। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता। चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को अरीय कहते हैं, जैसे मूल में। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त संवहन मंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। 6.3 द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भलीभांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। 6.3.1 द्विबीजपत्री मूल। चित्र 6.6 अ को देखो। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। वल्कुट में पतली भित्ति वाली पेरेनकाइमी कोशिकाएं कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। इसमें नलाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जेल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरीन होता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं, जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती हैं। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती हैं। पेरेनकाइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम मंडल के बीच में हैं, उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ यानी स्टेल बनाते हैं। 6.3.2 एक बीजपत्री मूल।
एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। चित्र 6.6 ब देखें। इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक यानी बहुआदिदारुक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम मंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। 6.3.3 द्विबीजपत्री तना। एक प्ररूप शेषव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। चित्र 6.7 अ देखें। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अधस त्वचा हाइपोडर्मिस, ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है। ये शेषव तने को यांत्रिक सहारा देती हैं। वलकुट सतहें अधस त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पेरेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन मंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पेरेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जा किरण बनाते हैं। बहुसंख्य संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन मंडलों का छल्लों में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त मध्यादिदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। 6.3.4 एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। चित्र 6.7 अ में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचारोम नहीं होते। एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में कई सतहें होती हैं। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छद होता है। चित्र 6.7 ब देखें। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। 6.3.5 पृष्ठधार द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होते हैं। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों के पर्णमध्योतक होते हैं। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पेरेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला खंभ पेरेनकाइमा तथा दूसरा स्पंज पेरेनकाइमा है। खंभ पेरेनकाइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समानांतर होती हैं। स्पंजी पेरेनकाइमा खंभ कोशिकाओं से नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिरा विन्यास से भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बही फ्लोएमी तथा मध्य दारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छद कहते हैं। चित्र 6.8 अ देखो और संवहन मंडल में जाइलम के स्थान को देखो। 6.3.6 समृद्धि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान ही होती है। चित्र 6.8 ब देखें। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं की आवर्ध
तत्व कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में शिराविन्यास समानांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन मंडल का माप भी एक समान होता है। 6.4 द्वितीयक वृद्धि। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभज्या की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम या संवहन कैम्बियम तथा कोर्क कैम्बियम कहते हैं। 6.4.1 संवहन कैम्बियम। मेरिस्टेमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शेषव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। 6.4.1.1 कैम्बियम छल्लों का बनना। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपुलीय कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपुलीय के समीप होती हैं वे मेरिस्टेमी या विभज्य हो जाती हैं और एक अंतरापुलीय कैम्बियम बनता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। 6.4.1.2 कैम्बियम छल्ले की क्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो बाहर परिधि की ओर होती हैं वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की और इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम शनै शनै दब जाते हैं क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसा ही बने रहता है। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेन्काइमा की एक संकरी पट्टी बनती है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से में होकर अरीय दिशाओं में जाती है। इसको द्वितीयक मज्जाकिरण कहते हैं। 6.4.1.3 बसंत दारू तथा शरद दारू। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और सक्रिय वाहिका बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है। इसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और उसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। 6.4.1.4 अंतःकाष्ठ तथा सरदारू। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है और इसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्मजीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निन होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करता। यह केवल तने को यांत्रिक सहारा देता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसधारू कहते हैं जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाता है। 6.4.2 कोर्क कैम्बियम। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूट जाती हैं और उन्हें नई संरक्षी कोशिकाएं सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेम ऊतक तैयार हो जाता है जिसे कोर्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। यह कुछ सतही मोटी और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं के बनी होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं का बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कोर्क अथवा कोग में बढ़ जाती है और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट अथवा कॉग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा रहता है। द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं पेरेन्काइमी होती हैं। कागजन, काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की
क्रियाशीलता के कारण वल्कुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम के बाहरी जितना भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। छाल वल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाओं के नाम लिखें। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पेरेनकाइमी कोशिकाएं बनाता है। ये पेरेनकाइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार के छिद्र बनाती हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। चित्र 6.10 देखें। 6.4.3 मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है। चित्र 6.11 देखें। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह होती हैं जो ऊपर बताई जा चुकी हैं। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। सारांश। शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना है। ऊतक मुख्यतः मेरिस्टेमिक, शीर्ष, पार्श्वी तथा अंतर्वेशी तथा स्थायी, सरल तथा जटिल में विभक्त होते हैं। ऊतक अनेकों कार्य करते हैं जैसे स्वांगीकरण, यांत्रिक सहारा, संचय तथा पानी, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषी से पदार्थों का संवहन करना। बाह्य त्वची तंत्र में बाह्य त्वची कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वची उपांग होते हैं। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं जैसे बाह्य त्वची, भरण तथा संवहन। भरण ऊतक के 3 क्षेत्र होते हैं, वल्कुट यानी कोर्टेक्स, परिरंभ तथा पित्त। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोएम होता है। जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के अनुसार संवहन मंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। संवहन मंडल संवहन रचना बनाते हैं और पानी, खनिज तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों की आंतरिक रचना में बहुत अंतर होता है। ये प्रकार संख्या तथा संवहन मंडल की स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं। द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों के तने तथा मूल में होती हैं, इससे इनका व्यास बढ़ जाता है। काष्ठ वास्तव में द्वितीयक जाइलम है। उनके संघटक तथा समय उत्पादन के अनुसार काष्ठ विभिन्न प्रकार के होते हैं।